नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पेपराथन में। साथियों, आज हम लोग राहुल आईएएस द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश सिविल जज टेस्ट सीरीज का पहले पेपर को देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत की गई रिट कार्यवाहियों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं है एवं न्यायालय रिट याचिका पर पक्षकार के पेश न होने पर भी गुणदोष के आधार पर फैसला कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात राजकुमार पटेरिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनमें से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात संघीय संविधान समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि में शामिल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात उपरोक्त सभी। अध्यादेश शामिल है अनुच्छेद 13 में, आदेश शामिल है और उपविधि शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के तहत पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था दी गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात अनुच्छेद 39 घ के तहत। निम्नलिखित में से कौन से संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह आज्ञापक किया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा सीपीसी से है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1909 के तहत उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में कहा कि आदेश 1 नियम 9 के प्रावधानों के तहत यदि किसी आवश्यक पक्ष को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है तो वाद खारिज किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात मोरेसर यादराव महाजन बनाम वेंकटेश्वर सीताराम भेदी। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय की परिभाषा दी गई है। तो ये हमारा ऑप्शन बी, धारा 2(5) में दी गई है विदेशी न्यायालय की परिभाषा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निम्नलिखित में से सत्य है? गलत उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात वाद हेतुओं का कुसंयोजन या असंयोजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत 144 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन। ये सीपीसी के 144 में दिया गया है। एक संविदा के आधार पर दायी एक ही वाद के पक्षकारों के तौर पर को संयोजित किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात उक्त दोनों, पृथकता या संयुक्तता और पृथकता। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दीवानी प्रकृति का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मंदिर के चढ़ावे में हिस्सा लेने का अधिकार, ये दीवानी प्रकृति का है। जुलूस निकालने का अधिकार, ये भी दीवानी प्रकृति का है। मंदिर में पूजा करने का अधिकार, ये भी दीवानी प्रकृति का है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दाही बेन बनाम अरविंद भाई, कल्याण जी भानुसली गजरा मृत द्वारा और अन्य 2020 सुप्रीम कोर्ट का वाद संबंधित है। तो इसका सही आंसर है, ये हमारा वाद आदेश 7 से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आदेश 12 नियम 7 संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हस्ताक्षर के बारे में शपथ पत्र से। वाद दिनांक 20/11/2012 को प्रस्तुत किया गया था और यह विनिर्दिष्ट रूप से अभिभाग किया गया कि वह वाद कारण दिनांक 6/10/2012 को उत्पन्न हुआ था। प्रतिवादी उपस्थित हुआ तथा उसने वादोत्तर प्रस्तुत किए बिना एक आवेदन आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वह परिसीमा बाधित है। बताइए निम्न में से कौन सी विधिक स्थिति सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात आवेदन पत्र का निरस्त किया जाना उचित होगा क्योंकि आपत्ति का निराकरण पक्षकारों के साक्ष्य लेखबंद किए बिना नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरुद्ध किसी डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि डिक्री डैश समय तक पुष्ट नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 3 माह समय तक पुष्ट नहीं होती। अभिवचन में निहित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात अभिवचन में वादपत्र या लिखित कथन निहित होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जहां वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत खारिज कर दिया जाता है वहां उसी वाद हेतु के लिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात नया वाद लाने से प्रभावित हो जाएगा।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 10 नियम 2 के तहत मौखिक परीक्षा का उद्देश्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाद में विवादग्रस्त बातों के विशदीकरण से। अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेमो डेबिट विस वेक्सरी प्रो यूनो एड कोजा। सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में व्यतिक्रम के लिए शास्ति अधिरोपित किया जाना वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 32 में। आदेश 8 के संबंध में सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात वाद के बंद कर दिए जाने का प्रभाव नियम 6 घ में दिया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आदेश 5 नियम 30 में। वादार्थ संरक्षण की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायालय करता है। किसी संपत्ति की कुर्की के बाद प्राइवेट अन्य संक्रमण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अर्थात शून्य। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेष मामला से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सी, आदेश 36। अब हमारा टीपीए शुरू हो गया। एक संपत्ति अंतरित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, या तो ए या तो बी, अर्थात मौखिक के द्वारा, कब्जे के परिधान के द्वारा संपत्ति को अंतरित किया जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत रेनी कुंतला राजम्मा बनाम के स्वर्णम्मा का वाद संबंधित है। तो यह हमारा कब्जा हस्तांतरण के दान की वैधता से संबंधित है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की कौन सी धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निरहित होने के विरोध में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धारा 26 एवं 29। किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात लोकपद का अंतरण नहीं हो सकता, उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं हो सकता, पुनः प्रवेश के अधिकार मात्र का, इसका भी अंतरण नहीं हो सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 25 में वर्णित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 में वर्णित पूर्ववर्ती शर्तें और पश्चातवर्ती शर्तें हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की निम्न कौन सी धारा अजन्मे बच्चे के फायदे के लिए संपत्ति अंतरण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात धारा 13। दो अधिकारों में से चुनना जहां यह स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपभोग आशयित नहीं था कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्वाचन का सिद्धांत। यहाँ से हमारे कॉन्ट्रैक्ट के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत मोहनलाल बनाम गंगा जी कॉटन मिल्स नामक वाद संबंधित है। तो ये हमारा संबंधित है दुर्व्यपदेशन से। भारतीय संविधान अधिनियम के तहत असम्यक असर की एक सूक्ष्म प्रजाति कही जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपट। अगला क्वेश्चन, 200 विधवाएं एक करार करती हैं कि यदि उनमें से कोई पुनर्विवाह करती है तब तक मृतक पति की संपत्ति से अपना भाग पाने का अपना अधिकार खो देगी। निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थिति दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। संविदा विधि के तहत जब दो पक्षकार की सहमति भूल से प्राप्त हो तो ऐसी सहमति होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शून्य। वॉल्फर बनाम वॉल्फर वाद संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन बी, अर्थात संविदा का आशय से। वह करार जो विधिवता प्रवर्तनीय न हो शून्य कहलाता है, वर्णित है। तो ये है ऑप्शन सी में, अर्थात धारा 2(6) में। प्रतिभूत की संविदा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों ही, मूल ऋण और प्रतिफल। का करार करता है कि यदि बा आ की पुत्री सा से विवाह कर ले तो वह बा को 1000 रुपये देगा। करार के समय सा मर चुकी थी, यह करार होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात ये करार शून्य होगा। यहाँ से हमारे विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 के अंतर्गत धारा 10 परिवर्तित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन। विनिर्दिष्ट अनुतोष संशोधन अधिनियम 2018 कब से लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2018 से। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत व्यादेश कब अनुदत्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जो जिसका विनिर्दिष्टता पालन प्रवर्तनीय है। आज्ञापक व्यादेश द्वारा दिया गया उपचार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेकाधीन है।
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में संशोधन करके धारा 20 का जोड़ी गई, जो उन संविदाओं के बारे में विशेष उपबंध करती है जो हैं अवसंरचना परियोजना बाबत। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत घोषणा की डिक्री बंधन कारक है केवल, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी पे बंधन कारक है। दावे के पक्षकारों एवं उनके तहत हित दावा करने वाले प्रतिनिधियों पर, ट्रस्टी पर। अब हमारे लिमिटेशन के क्वेश्चन है। परिसीमा विधि के तहत उस धन के जो उधार दिए गए धन की बाबत संदेह हो, परिसीमा काल होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष। परिसीमा विधि की धारा 2 में परिभाषित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिसीमा काल परिभाषित है। परिसीमा अवधि के तहत मानहानि के लिए दावा दायर करने की परिसीमा अवधि होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 वर्ष। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम भेरूलाल का वाद संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है ऑप्शन ए, अर्थात धारा 5 से। अब यहाँ से मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम शुरू है। पहला क्वेश्चन इसका, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 के तहत अभिधारी के अंतर्गत 2 इसमें दिया हुआ है। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जो उस स्थान पर अधिभोग उप अधिकारी की हैसियत से करता हो। ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा जिसको किसी डिक्री या आदेश के अधीन बेदखल कर दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2 सही है, पहला गलत है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 19 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सीमित कालावधि की किराएदारी भूस्वामी, कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात सृजित कर सकेगा। नंबर 2, यदि किसी अवधि के पश्चात अभिधारी स्थान खाली नहीं करता है तो भूस्वामी न्यायालय के समक्ष ऐसी बेदखली का वाद संसित कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2 दोनों सही हैं। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत असत्य कथन को बताइए, तो इसमें ऑप्शन जो बी है ये असत्य है। भूस्वामी द्वारा स्थान के भाड़े के बकाया की मांग की सूचना प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर ना तो संदाय किया है और ना ही निवेदित किया है, यह सत्य है। बाकी तीनों हमारे ये ए, सी और डी सत्य है। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत जहां अभिधारी की बेदखली को कोई आदेश धारा 12(1)(4) में विनिर्दिष्ट आधार पर दिया गया है, वहां भूस्वामी कब्जे का अधिकारी नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात 2 मास की कालावधि के अवसान के पूर्व। मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम के तहत सीमित कालावधि वाली अभिधृतियों की दशा में कब्जे की पुनः प्राप्ति वर्णित है, तो यह है धारा 19 में वर्णित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता शुरू है। इसका पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 खातों की चकबंदी वर्णित है, तो ये अध्याय 16 धाराएं 205 से 207 तक में वर्णित है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत राजस्व मामलों में निर्णयों के विरुद्ध पुनरीक्षण का प्रावधान वर्णित है, तो ये ऑप्शन बी सही है, धारा 50 में है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत धारा 18 में नियुक्तियां और उनकी शक्तियां वर्णित है। नंबर 1, अपर कलेक्टर एवं अपर तहसीलदार की। नंबर 2, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टरों की। नंबर 3, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात केवल 2। धारा 18 में सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर तथा डिप्टी कलेक्टर है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत ऐसा पक्षकार जिसके विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में एक राजस्व अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है, आदेश की दिनांक से और यदि समन की सम्यक रूप से तामील न की गई हो तो आदेश के जानकारी में आने की तारीख से डैश कितने दिनों में उसे अपास्त कराने के लिए आवेदन कर सकेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 30 दिन के भीतर। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के तहत भू अभिलेख आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत पकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है, तो ये वाद हमारा मृत्युकालिक कथन से संबंधित है। न्यायिकेतर संस्वीकृति का अर्थ है वह संस्वीकृति जो उपरोक्त में से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लोक दस्तावेज नहीं है। अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी, विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य, ये सुमेलित नहीं है। बाकी विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति धारा 38 में दिया है। हस्तलेख के बारे में राय की सुसंगति 47 में दिया गया है। अधिकार या ऋण के बारे में राय 48 में दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मौखिक करारों के संबंध में साक्ष्य का अपवर्जन वर्णित है, तो ये धारा 92 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तथ्यों को किस धारा के प्रावधानों के द्वारा साबित किया जाएगा? तो ये धारा 65 खा के अंतर्गत साबित किया जाएगा। किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का के अधीन यह अवधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या को उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि नंबर 1, पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है। नंबर 2, पत्नी पर अत्याचार किया गया है। नंबर 3, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी। नंबर 4, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात 1 और 2। अगला क्वेश्चन, का 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा खा को बेचने का करार करता है। का के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं। उन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। स्मृति ताजा करना 159, ये सुमेलित है। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न 151, ये भी सुमेलित है। जूरी की प्रश्न करने की शक्ति 167, ये सुमेलित नहीं है। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप 155, ये भी सुमेलित है। मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना वर्णित है, तो ये धारा 59 में। खा चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चोरी का है प्राप्त करने का अभियुक्त है, यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज़ थी। यह दृष्टांत सुसंगत है, तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या विवादक के अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा? हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहाँ कहीं भी यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहाँ उस तथ्य का सबूत मंगा सकेगा। ये अब आईपीसी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। पहला क्वेश्चन है आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसके लिए हेतु आवश्यक नहीं है। अपराध के लिए आपराधिक कृत्य, दुराशय, ज्ञान ये आवश्यक है। आपराधिक विधि में आरोप के लिए योगदायी उपेक्षा कोई बचाव नहीं है, यह अभिनिर्धारित किया गया आर बनाम स्विंगडाल बनाम ओर्सवान के बाद में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमण किए गए विशिष्ट व्यक्ति तक सीमित नहीं है, इसमें वे भी सम्मिलित होते हैं जो किसी कर्तव्य के अधीन होते हैं। नंबर दूसरा, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना उस अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हो जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए हो। नंबर 3, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय उद्भूत होता है जब ऐसा अपराध कारित कर दिया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, ये सही है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसमें भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण 109, ये सुमेलित नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 11 में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सिराज बनाम डी रुडजन सहमति, ये सुमेलित नहीं है। पी रथीना बनाम भारत संघ आत्महत्या का प्रयत्न, ये सुमेलित है। महाराष्ट्र राज्य बनाम याकूब एवं अन्य आपराधिक प्रयत्न, ये भी सुमेलित है। केहर सिंह बनाम दिल्ली राज्य आपराधिक षड्यंत्र, ये भी सुमेलित है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मथुरावाद संबंधित है, तो मथुरावाद ये हमारा बलात्कार संघ से संबंधित है। न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने का आदेश प्रस्तुत करने के उपरांत भी एक पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को हवालात में निरुद्ध रखता है, ऐसा पुलिस अधिकारी दोषी होगा, तो ये सदोष परिरोध का दोषी होगा। का एक विनिमय पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि
यह विश्वास कर लिया जाए कि विनिमय उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। का ने कौन सा अपराध किया है? तो इसने किया है कूट रचना, अर्थात ऑप्शन ए सही है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 प्रयुक्त नहीं है हत्या के प्रयास में, चोरी के प्रयास में, बलवा के प्रयास में, दंगा के प्रयास में 511 उपयुक्त है, लेकिन हत्या के प्रयास में नहीं। निम्नलिखित कथनों से गलत कथन ज्ञात कीजिए। तो इसमें से गलत कथन है ऑप्शन बी, धारा 141 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृह अत्याचार करेगा वह दंडित किया जाएगा 10 वर्ष तक के कारावास या एवं जुर्माना दोनों से। निम्नलिखित में से कौन सी धारा छल के अपराध के दंड से संबंधित है? तो ये है हमारी धारा 417। एक बैंक का एक कैशियर बैंक से 10,000 रुपये इस नियत से ले गया कि एक माह के अंदर रुपये वापस रख देगा। कैशियर ने कौन सा अपराध किया? तो उसने आपराधिक न्यास भंग किया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत डकैती में घातक आयुध उपयोग करने पर न्यूनतम कितना कारावास निहित है? तो उसमें 7 वर्ष का कारावास निहित है। दंड प्रक्रिया संहिता का पहला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा माना गया कि धारा 125 के तहत दिए गए अंतरिम भरण पोषण के आदेश के खिलाफ फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 19(4) के तहत आपराधिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी जा सकती है? तो ये RK बनाम RB में 2023 का वाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अविवाद चर्चा का कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया? तो ये अध्याय 21 का जोड़ा गया है नया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत न्यायालय विरचित किए गए आरोप में परिवर्तन कर सकता है, निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी कर सकता है वो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिलाए जाने की अधिकतम मासिक राशि निर्धारित है, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468(2) के अंतर्गत समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान लेने की बाध्यता नहीं होती यदि अपराध डैश कितने वर्षों से अधिक अवधि के लिए कारावास के रूप में दंडनीय है? तो ये 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराधियों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का प्रावधान वर्णित है धारा 304 में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो इसमें से जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 13 ये सुमेलित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है? तो ये हमारे धारा 46(1) का परंतुक। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है? तो ये यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ में कहा गया है। दोष सिद्धि के पश्चात धारा 389(3) के अंतर्गत विचारण न्यायालय अभियुक्त को कब तक जमानत पर छोड़ सकेगा? तो ये जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक ना हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित किया गया है धारा 82 में। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 का संबंधित है, तो ये अविवाद सौदेबाजी से। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी तलाशी वारंट धारा 94 में सुमेलित नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है, ये है धारा 2(ठ) में। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागता है उसका तुरंत पीछा करेगा, गिरफ्तार कर सकेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 अर्थात डी, भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। परक्राम लिखित अधिनियम, इसका पहला क्वेश्चन, परक्राम लिखित अधिनियम 1881 का अधिनियम संख्यांक है? तो ये है 26। परक्राम लिखित अधिनियम के तहत जिस पक्षकार को अनादर की सूचना भेजी गई है वह मर गया है, जिसकी जानकारी सूचना भेजने वाले पक्षकार को उसकी नहीं है, इस परिस्थिति में ऐसी सूचना पर्याप्त है। क्रॉस चेक का सम्यक अनुक्रम के बाहर संदाय वर्णित है, ये धारा 129 में। परक्राम अधिनियम की धारा 148 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1,
दो स्थिति की अपील में अपीली न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णित जुर्माना या प्रतिकर की न्यूनतम 20% राशि जमा करने का आदेश कर सकेगा। नंबर दूसरा, धारा 148(1) के तहत संदेह रकम धारा 143 का के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त अंतरिम प्रतिकर में शामिल होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक सही है। परक्राम लिखित अधिनियम, जब लिखित में कोई ब्याज निर्धारित ना हो, दो देय राशि की गणना किस ब्याज दर से की जाएगी? 18%। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लागू हुआ, ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 2000 से। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित है, तो 2 में परिभाषित है हमारा साइबर अपील प्राधिकरण। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं का प्रदाय करने का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के प्रयोजन के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक या इलेक्ट्रॉनिक अधिप्रमाणन तकनीकी विश्वसनीय समझी जाएगी यदि उपरोक्त सभी सी चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा ऐसे संदर्भ के भीतर है जिसमें वे यथास्थिति हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता के उपयोग संबद्ध किए जाते हैं और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। नंबर दूसरा, चिन्हक सृजन डाटा या अधिप्रमाणन डाटा जहां चिन्हांकन के समय यथास्थिति हस्ताक्षरकर्ता या अधिप्रमाणनकर्ता नियंत्रणाधीन थे और किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक में कोई परिवर्तन ऐसा चिन्हक करने के पश्चात ऐसा चिन्हक पता लगाए जाने योग्य हो। किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा, किशोर न्याय अधिनियम के तहत बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा बाल कल्याण समिति। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 16 के अधीन जांच के लंबित होने का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा। किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना की गई राज्य सरकार द्वारा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत बालक संबंधी अश्लील साहित्य को परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया है धारा 2(ग) में। गुरुतर लैंगिक हमले के लिए दंड होगा न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा। अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग के लिए दंड प्रावधानित है धारा 14 में। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, निम्न में से किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं श्रीनिवास वर्धन को। सेंट्रल बैंक अवार्ड 2023 से निम्न में से किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कनाडा के। निम्न में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? जे ईरानी को। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बड़वानी से। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1835 में। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक मिशन इसरो ने आरंभ किया है? इसका सही आंसर है आदित्य L1। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष के लिए। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ग्रीन मफलर निम्न में से किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ से हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू होते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फायरवॉल इन साइबर सोसाइटी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टू ब्लैक अनऑथराइज्ड अक्रॉस टू अ नेटवर्क, अर्थात ऑप्शन बी सही है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ B2C. Which of the following is a type of cyber attack that involves tracking users into revealing
सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका सही आंसर है फिशिंग अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूज टेलीफोन लाइन्स। ये है DSL। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र। याहू वेब ब्राउज़र नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरबॉक्स और गूगल क्रोम ये सब ब्राउज़र हैं, वेब ब्राउज़र हैं। चैट GPT वाज डेवलप्ड बाई OpenAI द्वारा। विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो ये है टर। द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है बेसिक यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज कंपल्सरी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेबकैम। अब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन सो नो वन कैन बेल द ईट बाई अपोजिंग हिम। तो इसका सही आंसर है टेक रिस्क। वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेक enthusiasm about his religion। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फैनाटिक। चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड्स। रिपल्सन। इसका सही आंसर है अट्रैक्शन। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। फ्लैजियस। इसका सही होगा फेलन, अर्थात ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ फिल द ब्लैंक्स। कॉटन इज डैश देन वुड। इसका सही आंसर होगा सॉफ्टर। कॉटन इज सॉफ्टर देन वुड। अगला, फाइंड आउट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ नेबुलस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेग। A sentence has been given in active passive voice out of the 4 alternative suggestions below sentence. The one which best express the same sentence in passive active voice. They cooked the food and sent it to the orphanage. तो इसका सही होगा The food was cooked and sent to the orphanage by them. A sentence has been given in direct indirect form out of the 4 alternative suggestions. Select the one which best express the same sentence in the indirect direct form. Call the first witness, said the judge. तो इसका होगा The judge commanded them to call the first witness. Find the correctly spelled word and mark your answer. Plumage. Fill in the blanks with appropriate preposition. He drove from Delhi dash Goa without stopping the rest. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात he drove from Delhi to Goa without stopping to rest. साथियों, आज का ये टेस्ट सीरीज़ का पहला पेपर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।